you have a kingdom. Good morning to everyone present here. I hope everyone is safe and sound in these difficult situations. My name is Mansi Chawla. I am a first year student of BSc Life Science at Deshbandhu College and also a volunteer of NSS unit. I extend a very warm and hearty welcome to the whole gathering. A healthy mind resides in a healthy body, and for that, we must take the adequate amount of nutrients. Now, I would request Prajapati to please come for Ganesh Vandana and Shlok. Over to you, Prajapati. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Ganesh Vandana. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का सुभाषित वचन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे प्रभु, हमें एक दूसरे की रक्षा करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हम परस्पर मिलकर अपने धर्म, भाषा व संस्कृति की रक्षा कर सकें। हम किसी भी शत्रु से कभी न डरें। हमारी शिक्षा हमें एकता के सूत्र में बांधे, बुराइयों से मुक्त करें। हम एक दूसरे पर निरंतर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। Mansi, you are not audible. I'm audible? Yes. Thank you so much, Prajapati. Now, I would request Dr. Abhishek Pratap Singh, our coordinator, to welcome our eminent speaker of the day, Dr. Vivek Dixit, and motivate all of us with his inspiring words. Over to you, sir. थैंक यू मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसएस देशबंधु कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। आज के हमारे जो मुख्य स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक दीक्षित जी, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली में डॉक्टर हैं। आपने पीएचडी किया हुआ है मेडिसिन में। इसके पूर्व आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी रहे। लंबा शोध कार्य आपका रहा हिब्रू विश्वविद्यालय यरूशलेम इजराइल में, और साथ ही साथ एपिडेमोलॉजी में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से भी आपने डिग्री प्राप्त की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय IIPA न्यू दिल्ली के साथ भी मेडिकल और साइंस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है, और पिछले वर्ष ही मेडिकल शिक्षा, मेडिकल नॉलेज आदि के प्रसार में, योगदान में डॉक्टर विवेक दीक्षित के योगदान को देखते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति ने इनको पुरस्कृत भी किया है। एक और परिचय जो शायद लोगों को पता ना होगा कि हम दोनों ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से निवासी हैं। विवेक भाई हमारे सीनियर भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं,
और एक ही मोहल्ले में, वहाँ की भाषा में मोहल्ला कहते हैं, कॉलोनी वाले नहीं है, हम दोनों का घर है। तो बहुत बहुत स्वागत एनएसएस देशबंधु कॉलेज परिवार की ओर से, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से। विवेक भाई, आपका लगभग 150 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी व्याकुलता और जिज्ञासा होगी आपको सुनने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहूंगा आप अपनी बात हम तक रखें, और कोरोना के दौर में जिस प्रकार से स्वास्थ्य को लेके, इन सब विषयों को लेके एक बड़ी बहस, बड़ी जागरूकता फैली हुई है समाज में, आई डू होप कि आप उसमें कुछ न्यू इंसाइट्स हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी जो फैकल्टी है उनको देंगे, और हम सब के लिए ये एक अच्छा अनुभव होगा। एक बार पुनः धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर विवेक दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं अब ऑडिबल हूँ? Yes, sir, you are audible. थैंक यू मानसी। आज काफी गलतियां हो रही मेरे एंड से। एक तो मैं काफी लेट से जुड़ रहा हूँ, दूसरी बात आप लोग को इट्स रियली वेरी सॉरी फिगर टू केप्ट ऑल ऑफ यू आर वेटिंग, बट कुछ एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस था मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर की तरफ से, तो बहुत रश में मुझे करना पड़ा। दैट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। ये स्लॉट मैंने थोड़ा सा फ्री रखा हुआ था, बट फ्यू थिंग्स आर इनएविटेबल और वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो खैर, जो मैंने समय जाया किया है, आप लोगों को इंतजार कराया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों की चरण वंदना करता हूँ, उसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, और इस चीज को मैं कवर अप करने की भी कोशिश करूंगा। इस सभा में मुझे बुलाने के लिए सुजीत जी, अभिषेक जी, देशबंधु कॉलेज के सभी युवान, न्यू बडिंग प्रोस्पेक्टिव रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स, माननीय प्राचार्य महोदय और उपस्थित सभी बंधु भगिनियों का मैं बहुत बहुत हृदय की सीमाओं से अभिनंदन करता हूं कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात आपसे कहूं। जो छोटी मोटी बाल बुद्धि से मुझे जानकारी है वो आपके बीच में मैं साझा करूं। और अभिषेक जी ने जैसा बताया कि एक विशेष आत्मीयता है, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही बैठ करके आप सारे लोगों से किसी शिक्षक की भांति, किसी गाइड या मेंटोर की भांति नहीं, बल्कि एक कॉफी टेबल डिस्कशन जैसे करते हैं, तो हम लोग आपस में अपने विचार साझा करते हैं। तो मैं भी जो भी इस ओवर द पीरियड ऑफ एमिडिस्ट कोविड-19 की क्राइसिस नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड रही, उसके बीच में क्या क्या अनुभव आए हैं पर्टेनिंग ऑन द पाथ ऑफ न्यूट्रिशन, चूंकि ये न्यूट्रिशन वीक है, तो मैं उसमें वो साझा करना चाहूँगा। मेरा जो अपना रिसर्च इंटरेस्ट है, एटलीस्ट दैट डिकेड ओल्ड, सो विटामिन डी, जैसा आप सभी जानते हैं कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, ट्रूली रिमार्केबल, नॉट ओनली ए विटामिन बट ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए न्यूट्रिएंट दैट उसके अंदर है। तो ये इस पे मेरा शोध रहा है, और विगत 10-12 वर्षों में जो मैंने समाज में बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, और प्लेन से लेकर के हिल्स तक, और गर्मी से लेकर के बरसात तक, अलग अलग इस पे अध्ययन किए हैं, और वो अध्ययन आपके बीच में मैं अब साझा करता हूँ। उसके पीछे का पर्पस केवल ये नहीं है कि क्योंकि मेरा काम विटामिन डी पे है, चूंकि विटामिन डी को एक मैं न्यूट्रिशन के तौर पे देखता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी बात करना आप लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अलग अलग जगहों पे जो मैंने रिसर्च किए हैं वो भी मैं आपके बीच में साझा करूंगा, लेकिन एक छोटी सी पृष्ठभूमि मैं आप सभी लोगों के मध्य में रख देता हूँ कि विटामिन डी के विषय में मेरे ख्याल से सभी लोग परिचित होंगे। ये क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, और इसके एनॉर्मस हेल्थ बेनिफिट और बियॉन्ड द बॉडी क्या है, मस्कुलोस्केलेटल के अलावा ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में मैं रखूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी बेसिकली एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट विटामिन है, और हमें ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और साथ के साथ इसमें जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी ऊतकों में, सभी सेल्स में पाया जाता है। इससे ही हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई विटामिन है
या उसके रिसेप्टर्स हैं वो अगर हमारी सारी सेल्स में हैं, चाहे ब्रेन सेल्स हो, किडनी की सेल्स हो, लिवर की हो, या जनरल हमारे जो केराटिनोसाइट्स हैं, तो वहां तक भी उसके सारे सेल्स मौजूद हैं। इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं उपादेयता है, उसकी कहीं ना कहीं कोई अच्छी भूमिका है, अदरवाइज उसके रिसेप्टर्स सारे सेल्स में ना होते। दूसरी बात, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है जब, और ये हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज से मिलता है। बहुत सारे तरीके की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट ए रेज टू अल्ट्रावायलेट बी, सी, डी एंड ई। लेकिन ये जो विटामिन डी है ये हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज से मिलता है। और अल्ट्रावायलेट यूवी बी रेज की जो तीव्रता है, उसकी जो त्वरा है, वो 290 टू 310 जब होती है तब हमारी स्किन में सबक्यूटेनियसली विटामिन डी का निर्माण होता है। सो फर्स्ट ऑफ जो विटामिन डी है वो जब हम अपनी स्किन को, सबक्यूटेनियस स्किन को सूर्य के प्रकाश में जब हम उसको एक्सपोज्ड करते हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनना शुरू होता है, और सबसे पहले स्किन में प्री विटामिन डी बनना शुरू होता है। तो हमारी स्किन के अंदर जो त्वचा के ऊपर अंदर छोटा सा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बेसिकली 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है, प्री विटामिन डी बनता है। और उसके बाद अमूमन 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे शरीर में, त्वचा में प्री विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से होता है। उसके बाद फिर ये हमारे लिवर में जाकर के सिंथेसाइज होता है। लिवर में जाने के बाद, सिंथेसाइज होने के बाद, फिर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये हमारी किडनी में फाइनल विटामिन डी बनाता है। और जो एक्टिव विटामिन डी जिसे हम कह सकते हैं वो हमारा ये 124-25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी हमारी किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के से बनता है। तो आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश में जब हमने अपनी स्किन को एक्सपोज किया तो प्री विटामिन डी बना, प्री विटामिन डी बनने के बाद फिर वो लिवर में गया, लिवर में जाने के बाद फिर वो किडनी में फाइनली सिंथेसाइज हुआ, और उसके बाद फिर सभी किडनी में जाने के बाद वो हमारी रक्त के माध्यम से, सेल्स के माध्यम से जाने के बाद फिर वो हमारे शरीर के सभी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिसेप्टर्स मौजूद हैं सभी सेल्स में, वहां पर जाकर फिर वो टारगेट टिश्यूज में चला जाता है। और जहां भी उसकी उपादेयता है, उसकी उपादेयता क्या होती है, विटामिन डी क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के प्रकार क्या हैं। एक है आपका इर्गोकैल्सिफेरॉल और एक है कोलिकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन D2 भी है, विटामिन D3 भी है। तो कुछ हमें फूड से मिलता है और कुछ हमें जो है वो न्यूट्रिशनल सोर्सेज के थ्रू मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू मिलता है। बहुतायत में जो हमें मिलता है वो केवल हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। बाकी और सारे विटामिन हैं वो आपको फलों में, सब्जियों में, दालों में, मिनरल्स और खनिज के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन विटामिन डी अकेला ऐसा विटामिन है जिसकी फूड सोर्सेज की सप्लाई बहुत कम है। वो केवल मशरूम में मिलेगा, ब्रोकोली में मिलेगा, एलमंड्स में बहुत कम मात्रा में मिलेगा, थोड़ा बहुत एग योक में मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो समस्या ये आती है कि जो लोग शाकाहारी हैं, आपने भी देखा है कि जो ब्रोकोली है वो थोड़ा सा एक कॉस्टली वेजिटेबल है, एलमंड्स अपने आप में एक थोड़ा सा कॉस्टली है, साथ में जो मशरूम है वो भी बहुत सारे लोग या तो खाना लाइफस्टाइल की वजह से पसंद नहीं करते या एलर्जिक होते हैं, या मशरूम भी एक तरह से थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आपने देखा कि विटामिन डी जो सामान्य मानवीय के लिए उपलब्धता उसकी है वो केवल 99% वो केवल सूर्य के प्रकाश पर ही रह जाती है। ये सारी चीजें वो लोग ले सकते हैं जो थोड़े से, जिनका या तो टेस्ट डेवलप है इन सब चीजों को लेने का, या उनके अंदर एक नॉलेज या ओरिएंटेशन है कि हमें डाइट सोर्सेज से ही विटामिन लेना है। लेकिन डाइट सोर्सेज में विटामिन जो है डी जो है उसकी मात्रा बड़ी कम है। अगर आप डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो लगभग मिनिमम 2000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज अ पर डे रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन। तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की है, और ये आपको लेते ही चले जाना है, मतलब ये पर डे लेना ही है, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर ए वीक और फॉर ए मंथ दैट यू हैव टेकन अ टैबलेट एंड यू हैव बीन रेस्ट एश्योर्ड दैट ओके नाउ आई एम फ्री फॉर मंथ टाइम। ये आपको पर डे लेना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा विटामिन डी हैज बीन इनटू द डिबेट and vitamin D has came into the picture from last 2 decades. Like बहुत सारी रिसर्च हुई है सन 1998 से लेकर के आज तक लगभग 22 साल हो गए हैं। More than 1000 पेपर has been published, peer reviewed published की मैं बात कर रहा हूँ। और सारे 22 वर्षों के दौरान, विगत 2 दशकों के दौरान एक चिंता पूरे विश्व में आई है कि समाज के 90% लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, उसकी कमी है।
तो सवाल ये आता है कि कोरोना भी पेंडेमिक है और विटामिन डी भी पेंडेमिक है। ये दो चीजें इस धरती पर आज की डेट में ऐसी हैं जो पेंडेमिक हैं। इन दोनों का क्या रिलेशन है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी क्यों होती है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी इस वजह से होती है कि हम सारे लोग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी है। हेलो, सॉरी, एक टेलीफोन आ गया था। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं हमारे सेल्स में, उनमें भी बेसिकली एक म्यूटेशन आया है ओवर द टाइम, और उसको हम विटामिन डी रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म हम कहते हैं। तो वीडीआर की जो पॉलीमॉर्फिज्म है, व्हेन इट इज मोर देन 1%, दैट कंसीडर्ड एज ए काइंड ऑफ ए डिजीज इन पॉपुलेशंस, वो म्यूटेशन होने की वजह से। तीसरा जो हमारा क्लॉथिंग पैटर्न है, आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे लोग जहाँ पे अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं के लोग रहते हैं, तो पहले के ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी हमारा जो ड्रेसिंग क्लॉथिंग पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हुआ है। उसमें जैसे कि स्त्रियों, जैसे काफ़ी हद तक जो ग्रामीण अंचल में अगर हम देखेंगे तो साड़ी का पहनावा है, घूंघट का पहनावा है। मुस्लिम समुदाय में हम देखेंगे बुर्के का पहनावा है। और अगर मान लीजिए अगर मेट्रो सिटीज की हम बात करें, जहां पर आज के जो युवा लड़के उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो खैर उतना कवर्ड तो नहीं है, वो काफी एक मॉडर्न पहनावा है जिसमें काफी हद तक हमारे शरीर को विटामिन डी मिलने की अच्छी संभावना है। लेकिन उसके बाद वो लोग करते क्या है कि हम और आप लोग जो है वो सनस्क्रीन लगा लेते हैं। वो सनस्क्रीन का चलन ये है कि थोड़ा सा टैनिंग से बचने के लिए या एक एस्थेटिक अपने आप को देखने के लिए, कि एक युवाओं में एक बड़ी चिंता रहती है कि भाई कहीं हम टैनिंग ना हो जाए, या अल्ट्रावायलेट बी रेज या अल्ट्रावायलेट कोई रिलेटेड कैंसर हमें ना हो जाए, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा डरते हैं। तीसरा जो चौथा मुख्य बिंदु है वो एक भौगोलिक या दृष्टि से मैं कहूँ कि भारत जो भौगोलिक स्थिति है वो उसमें इक्वेटर के पास में जो उसका लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड है, वो ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते केवल 1% विटामिन अल्ट्रावायलेट बी रेज इस धरती पर आती हैं। हमारे अक्षांश को अगर आप ध्यान में देखेंगे तो अगर वर्ल्ड मैप से, बर्ड आई व्यू से आप देखेंगे तो ओनली 1% ऑफ द अल्ट्रावायलेट बी रेज इज अवेलेबल टू इंडिया। अब ये जो 1% ऑफ द अल्ट्रावायलेट बी रेज है, इसमें भी अगर हम सूर्य के सामने नहीं जाएंगे, अपनी बॉडी को 10-15 मिनट के लिए एक्सपोज नहीं करेंगे और सनस्क्रीन लगा लेंगे, फिर खाना में डाइट में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर क्या हो जाएंगे, हम भी विटामिन डी डिफिशिएंट हो जाएंगे। और यही हुआ है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहब आज से 20 साल पहले तो लोग ज्यादातर विटामिन डी डिफिशिएंट नहीं होने चाहिए, तो सारे लोग तो खेतों में ही काम करते थे, महिलाएं भी घर से बाहर काम करती थी, पुरुष भी बाहर काम करते थे, इतने अच्छे औद्योगिकरण नहीं था, मॉडर्नाइजेशन उतना ज्यादा नहीं था। तो ये बात आपकी सही है। विगत 20 वर्षों में जो लोगों का सन सीकिंग बिहेवियर है वो काफी चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। लोगों ने सूर्य में जाना कम कर दिया है। हमारे देश में तो खास तौर से आपको पता होगा सनबाथ का कोई कल्चर नहीं है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में सनबाथ का थोड़ा सा कल्चर रहता है, हमारे यहाँ सनबाथ का उतना कल्चर नहीं है, बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के है। दूसरी बात ये हुआ है कि 20 वर्षों में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो कार्बन फुटप्रिंट्स उसको आप कह लीजिए, या क्लाइमेट जो आप डिस्टर्बेंसेस कह लीजिए, या आप ओजोन लेयर की बात कर लीजिए। आपने भी देखा होगा औद्योगिकरण होने के बाद में, कल कारखाने बनने के बाद में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो बुरी रूप से प्रभावित हुआ है। तो आपने देखा होगा एक्सट्रीम हीट है, या अनसीजनड रेन है, या एक्सट्रीम कोल्ड है, या विंटर्स में भी उतना विंटर्स नहीं, विंटर्स भी काफी अब श्रिंक हो गए। उनका जो स्पैन 3 महीने का, 4 महीने का हुआ करता था, वो हार्डली अब 1 से 1.5 महीने का रह गया। तो इसलिए इस विटामिन डी डिफिशियंसी जो 20 वर्षों में आई है, उसको एक नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है क्लाइमेट रिलेटेड विटामिन डी डिफिशियंसी। तो अब ये विटामिन डी डिफिशियंसी क्लाइमेट रिलेटेड विटामिन डी डिफिशियंसी है। और क्लाइमेट रिलेटेड विटामिन डी डिफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग, अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा कि यार मैं तो धूप में बैठता हूँ, सुबह मैं वही चाय भी धूप में ही पीता हूँ, अखबार भी धूप में ही पढ़ता हूँ, मैं तो 2-3 घंटे धूप में रहता हूँ, तब यार मैं क्यों विटामिन डी डिफिशिएंट हो गया।
अक्सर आपने बुजुर्गों को भी बोलते हुए सुना होगा कि नहीं डॉक्टर साहब, हम तो 2-2 3-3 घंटे धूप में बैठे रहते हैं गार्डन में, हम तो खेलते भी गार्डन में हैं और पिकनिक भी गार्डन में मनाते हैं, तो विंटर्स में तब हमें विटामिन डी डिफिशियंसी क्यों हो गई? मैं आपको बताता हूँ। विटामिन डी 20 वर्षों में जो क्लाइमेट चेंज, तो जो कभी किसी जमाने में हमें सुबह मिल जाया करता था 7 से 8 बजे की पहली धूप में, वो अब उसका टाइम फ्रेम शिफ्ट हो गया है। अब अल्ट्रावायलेट बी रेज जो सबसे मैक्सिमम अवेलेबल रहती हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में, एम्स में 2016 में एक स्टडी हुई, उसमें अल्ट्रावायलेट बी मीटर्स को अलग अलग साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में लगा करके देखा गया, तो ये पाया गया कि सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो अल्ट्रावायलेट बी रेज की है वो 11 बजे से 1 बजे के बीच में है दोपहर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर में धूप में जाएंगे तो ही आपको मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट बी रेज मिल पाएगा। अगर आप 9 बजे 8 बजे 7 बजे या उसके बाद में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आप जाएंगे तो आपको उतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट बी रेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको या तो अगर आप 10 बजे 9 बजे की धूप में जा रहे हैं तो आपको अपना एक्सपोजर टाइम बढ़ाना होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेज कम है। और 11 से 1 के बीच में जाते हैं तो जो काम आपका 20 मिनट में हो सकता था वो काम आपका 10 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी वहां पे अवेलेबल है। लेकिन एक तीसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो हम ऑफिस में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, तो भाई ये हम ये बाहर जाकर के कैसे ले पाएंगे? तो इन्हीं सारी वजहों से और लोग विटामिन डी डिफिशियंसी लोगों को होती है। डाइट में विटामिन डी बहुत कम है, मैंने पहले बताया 2 ही 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस सारे कारणों से पूरा विश्व जो है वो विटामिन डी डिफिशिएंट हो गया। अगर हमारी स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, अगर हम थोड़े से टैंड हैं, हमारी स्किन में मेलानिन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो अल्ट्रावायलेट बी रेज भी बहुत देर से उसका जो पेनिट्रेशन है उसमें भी हिंड्रेंस पैदा करती है मेलानिन कंटेंट। हमारी स्किन अगर बड़ी ब्राइट है, बहुत आइसी क्ले है, तो हमें विटामिन डी बहुत आसानी से मिल सकता है। इसलिए आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो कॉकेशियंस रेस है, उसमें जो सनबाथ का कल्चर है, वो लोग धूप में लेटते हैं, बैठते हैं और उनको बहुत जल्दी विटामिन डी मिल जाता है। और जो लोग खास तौर से हमारे एशिया साउथ की बेल्ट है जहाँ पे बहुत ही एबेंडेंस है सन, बल्कि हमारे पूरे भारत में ही जो है वो थ्रू आउट द ईयर मेरे ख्याल से प्लेंटीफुल सनशाइन रहती है, बहुत एबेंडेंस में रहती है। लेकिन जिसको बोलते हैं जल में भी रह के मछली प्यासी है, तो या इंग्लिश में कहते हैं इसको वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नो वाटर टू ड्रिंक। तो हम लोग एक सूर्य की उपासना करने वाला देश है, सूर्य को एक देवता मानने वाला भी देश है। अगर उसे अन्य धर्मों के दृष्टिकोण से भी देखें तो कम से कम सारे लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि कितना वाइटल ये हमारा प्लैनेट है, जिससे हमें कितनी वाइटैलिटी मिलती है एक विटामिन के रूप में। और WHO ने तो पिछले दशक में विटामिन डी को ड्रग ऑफ द डिकेड भी कहा है, और इसको वार्ड ऑफ इलनेस वन ड्रग कहा गया है कि ये वन एरो अप्रोच है फॉर ऑल द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरीके से जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है मैं बता देता हूँ, इफ इट इज लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml इन आवर ब्लड स्ट्रीम, इट कंसीडर्ड एज ए डिफिशियंसी। इफ इट इज इट्स लेवल ऑफ विटामिन डी, मैं विटामिन डी के जो लेवल वो टोटल विटामिन डी की बात कर रहा हूँ, मतलब 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की बात कर रहा हूँ, जो कि एक्टिव विटामिन डी है। जो इसका नापने का जो सही तरीका है लेबोरेटरीज में वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है, ना कि 124-25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये एक्टिव विटामिन डी जो है वो कभी नहीं अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन बनता है। इसलिए हमें जब भी विटामिन डी के लेवल्स को नापना है तो हमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को नापना चाहिए। तो अगर वो लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml है, इसको बोलते हैं सीवियर इनसफिशियंसी। अगर 0 से 9 के बीच में विटामिन डी है मतलब सीवियर इनसफिशियंसी, 10 से 20 के बीच में है डिफिशियंसी, 20 से 30 के बीच में है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये भी डिफिशियंसी कहा जाता है। तो सीवियर इनसफिशियंसी लेस देन 10, 10 से लेकर के 20 डिफिशियंसी, और 20 से लेकर 30 के बीच में भी उसको डिफिशियंसी की रेंज में काउंट किया जाता है। तो सीवियर इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी और डिफिशियंसी, ये 3 मैंने आपको बताया कि अगर 0 से 10 है, 10 से 20 है और 20 से 30 है। ऑप्टिमम लेवल विटामिन डी का क्या है? अगर ये 30 से ऊपर है, 30 नैनोग्राम पर ml से ऊपर है। अगर आप बहुत सारी लेबोरेटरीज जो हैं जो नैनोमोल में आपको रिजल्ट्स देती हैं, तो नैनोमोल को नैनोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप
0.4 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मान के चलिए कि अगर विटामिन डी का लेवल 75 नैनोमोल है किसी का, तो आप उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 नैनोग्राम आ जाएगा। तो 25 नैनोग्राम का मतलब ये हुआ कि विटामिन डी डिफिशियंसी है। सो एक टारगेट मान के चलना चाहिए कि अगर 100 नैनोमोल है तब हमारा विटामिन डी अच्छा है, या अगर 30 नैनोग्राम है या इससे अबव है तो हमारा विटामिन डी लेवल बॉडी में ठीक है। विटामिन डी की जो हाफ लाइफ है वो 15 डेज की है, लगभग 2 वीक्स की है। पर डे की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई 2000 इंटरनेशनल यूनिट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जो फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट जिसको हम कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, वो हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का देते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, और 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लिया मतलब 3 2 6, तो मतलब वो पर डे की रिक्वायरमेंट वही 2000 इंटरनेशनल यूनिट आ गई, राइट। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बेनिफिट्स के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो मैं मोटे तौर पे कहूं कि सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक इसके एनॉर्मस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो हमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, या ऑस्टियोमलेशिया है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये एक रिस्क फैक्टर है हमारी बोन्स के लिए अगर हमारा विटामिन डी कम है, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बनी है, कोलेजन से बनी है, फाइबर से बनी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें कैल्शियम है। लेकिन हम सारे लोग डेली प्रैक्टिसेस में ये देखते हैं कि यार हमें तो कैल्शियम लेना है, और हम कैल्शियम लेने पे बहुत जोर देते हैं, विटामिन डी लेने पे जोर नहीं देते। लेकिन विटामिन डी बेसिकली क्या करता है? कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर आपने कैल्शियम, आप एक सामान्य मानवीय की लाइफ में, यंग लोगों में कैल्शियम अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी काम चलेगा, कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में डॉर्मेंट कैल्शियम बहुत सालों तक जमा रहता है, उसको हम यूज ही नहीं करते, उसको हम खर्च ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कैल्शियम तो लेते चले जाते हैं लेकिन विटामिन डी लेते नहीं है। तो अगर हम विटामिन डी लेंगे नहीं तो हमारा कैल्शियम मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, और हमारी डाइट जो है वो थोड़ी सी कैल्शियम रिच डाइट है, एक आम हिंदुस्तानी की जो डाइट है। तो हमें कैल्शियम, डाइटरी कैल्शियम जो हमें मिल जाता है, उसके लिए हमें अलग से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कैल्शियम सिट्रेट लेने की जरूरत है, ना कैल्शियम कार्बोनेट लेने की जरूरत है। और अगर आपको कभी कैल्शियम लेना भी है तो आप कैल्शियम सिट्रेट ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू आवर बोन्स कैल्शियम है। कैल्शियम, बाकी अदर कैल्शियम्स आप अवॉइड करिए लेने के लिए, उससे फिर क्या है कि लेटर इन लाइफ किडनी में स्टोन्स वगैरह लेने के लिए या हाइपर कैल्सीमिया होने के भी चांसेस होते रहते हैं। तो विटामिन डी बेसिकली हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हार्ट की मायोकार्डियल फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी स्टडीज में निकल करके आया है। साथ में जो हमारा एक यूथ एक्सुबरेंस है या जो एक एजाइलनेस है, वो आपने देखा होगा जब आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, जब आप सन एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को, एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है। ये एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन है ये हमें बहुत एजाइल रखता है, बहुत सेंस ऑफ वेलबींग हमें देता है। तो एक तो ये भी बेनिफिट है। साथ में जो विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में अच्छा रहता है तो कैथेसिलिडीन नाम का एक एंजाइम क्रिएट होता है। ये कैथेसिलिडीन जो है ये बेसिकली एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी लेकर के आता है। तो नेचुरल किलर सेल्स के साथ में मिल करके ये हमारे इम्यून फंक्शन को भी हेल्प करता है। तो विटामिन डी के इम्यूनिटी पे भी बहुत सारे पेपर्स हैं। मैंने अभी एक जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ में भी मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कोविड पे मेरे बल्कि 3-4 पेपर्स हैं, और मेरे एक पेपर को तो यस्टरडे WHO ने उसको अपनी वेबसाइट पे भी रखा, आप सारे लोग उस पेपर को पढ़ सकते हैं। उस पेपर को लैंसेट ने भी साइट किया है, और वो पेपर डायबिटीज एंडोक्राइन मेटाबॉलिक रिव्यूज में पब्लिश है। मैं अभिषेक जी को और सुजीत जी को भेज दूंगा, आप लोग उसको WHO की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, और उसको लैंसेट ने भी कोट किया है। दूसरा आता है हमारा कैंसर, एंटी कैंसरल प्रॉपर्टी भी विटामिन डी में है। हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टी विटामिन डी में है। अगर हमें डायबिटीज होने की प्रोपेंसिटी है, अगर हमारे फर्स्ट डिग्री ऑफ रिलेटिव्स में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हम भी अगर +35 हैं, तो देर एक लाइक्लीहुड होती है कि हमें भी आने वाले टाइम में 35-40 उम्र के होने पे हमें डायबिटीज हो सकती है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में बना रहता है तो स्टडीज में देखा गया है कि जो आपका प्री डायबिटिक स्टेज है वो विटामिन डी लेने के साथ में 5 इयर्स आगे चला जाता है। मतलब अगर 40 में डायबिटीज होने की संभावना है तो लगभग वो 45 इयर्स तक आपको एक विंडो पीरियड आपको मिल जाता है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है
तो उसका जो HbA1c लेवल है, आपने अक्सर देखा होगा ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं, जो कि 3 महीने में आपकी औसत शुगर कितनी रही है ये बताने में मदद करता है। तो HbA1c लेवल्स को भी कवर अप करने में, उसको मैनेज करने में, ग्लाइसीमिक इंडेक्स को कंट्रोल करने में विटामिन डी का बड़ा योगदान है। हमारी जो बॉडी की वेस्कुलर टोन है उसको भी मेंटेन रखने में विटामिन डी का बहुत योगदान है। और साथ में जो रेनिन प्रोडक्शन है बॉडी का, मायोकार्डियल फंक्शन है, कैंसर एंटी कैंसरल प्रॉपर्टी है, इम्यून फंक्शन को बेटर करने की प्रॉपर्टी है, ये सारी, और पल्मोनरी फंक्शन को इंप्रूव करने की प्रॉपर्टी है, ये सारी विटामिन डी में है। तो मोटे तौर पे आप देखिए कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बियॉन्ड बोन हेल्थ हैं। और बल्कि एक नई रिसर्च में ये भी अभी आया है, जो ये पता चला है, आपने अक्सर देखा होगा आजकल सिजेरियन ऑपरेशंस की एक बहुत ज्यादा हमें सुनने में आता है कि सिजेरियन ऑपरेशन, नेचुरल डिलीवरी काफी कम सुनने में आती है। डॉक्टर माइकल हॉलिक जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और यूं कहिए कि फादर ऑफ विटामिन डी, उन्होंने बहुत लगभग पिछले है कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर इंटायर 9 मंथ में अगर एक प्रेग्नेंट लेडी विटामिन डी का अपनी बॉडी में मेंटेनेंस अगर 40 नैनोग्राम ml से ऊपर रखती है इंटायर पीरियड में, तो सिजेरियन होने की संभावना 400% तक कम हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात है। और ये एक बहुत अच्छी रिसर्च निकल करके आई है। कोविड पे विटामिन डी को मैंने गवर्नमेंट से भी कहा, अपने पेपर्स में भी मैंने इस चीज को लिखा है कि उसको एक एसेंशियल रिकमेंडेशन में आना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट भी हो गया है। तो विटामिन डी जो है वो, अगर आप कोविड के दौरान आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारी आईसीयूज में भी स्टडीज हुई हैं कि जिनके विटामिन डी लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से कम थे, उनको ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट पड़ा, उनका पल्मोनरी फंक्शन भी ऑल्टर किया, और उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा कोविड से लड़ने में। जिनका विटामिन डी ऑप्टिमम था, जिन्होंने अपनी बॉडी में विटामिन डी की प्रचुरता को इंश्योर करे रखा, उनको कब कोविड हुआ, उनको कोविड हुआ जरूर, उनको कोविड हुआ, लेकिन वो बहुत ही स्मूथली बिना किसी परेशानी के वो कोविड से बाहर निकल करके चले आए। तो कोविड एंड विटामिन डी का सीधा कनेक्शन केवल इस वजह से है क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है उसको भी रोकने में मदद करता है। वंस द लेवल ऑफ विटामिन डी आर ऑप्टिमम इन योर आप उससे लड़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कर सकते हैं। तो एमिडेस्ट कोविड क्राइसिस, मैं सभी लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आप सारे लोग 11 बजे से 1 बजे के बीच में निकलना अगर मुश्किल है, तो मैंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया था कि जैसे हम टी ब्रेक लेते हैं ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, वैसे हम डी ब्रेक लेना शुरू करें। डी ब्रेक का मतलब ये हुआ कि यू कैन हैव योर टी एंड कॉफी व्हाइल एंजॉयिंग अंडर द सनशाइन, तो उसको आप डी ब्रेक भी बोल सकते हैं। मॉर्निंग असेंबली जो बच्चों की स्कूल में होती थी, उसकी प्रेयर की टाइमिंग भी ऑपरेशन धूप करके एक चला है, उसमें जो बच्चों की असेंबली है वो भी 11 बजे कर दी गई है। बहुत सारे स्कूल्स ने इसको, कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने भी इसको लागू किया है। और हमें क्लॉथिंग अपनी ऐसी करनी चाहिए कि हमारे 18% ऑफ द टोटल बॉडी सूर्य के प्रकाश में आ जाए। 18% ऑफ द टोटल बॉडी क्या हुआ, जैसे कि हमारा फोरहेड हुआ, हमारी चीक्स हुए, हमारा गला हुआ, और घुटनों के नीचे का जो एरिया है, ये हमारे जो ये कलाई है, हमारे जो फोर आर्म्स है, अगर आप इतना 15 मिनट के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो आपको उस दिन भर का विटामिन डी मिल जाएगा। अगर आप इतना इंश्योर करके चले कि वीक में आपकी जो सन एक्सपोजर है वो मोर देन एटलीस्ट 2 आवर्स तो होनी चाहिए, तो पूरे हफ्ते में आपका जो सूर्य में बैठना हो वो लगभग 2 घंटे के बराबर हो। और ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि सनलाइट से आपको टैनिंग होगी। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने आप को इसकी रिकमेंडेशन आप लीजिए। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है किसी को, तो वो भी विटामिन डी थोड़ा सा जुडिशियसली या उसके चिकित्सक के परामर्श में लें। अपने एक सामान्य मानवीय के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति लगभग डीम्ड विटामिन डी डिफिशिएंट है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, नाउ एवरीबडी इज ए डीम्ड विटामिन डी डिफिशिएंसी। तो हमें जो करेक्शन करना है विटामिन डी का, जो सप्लीमेंटेशन लेना है, मैं जिसकी वकालत करता हूं, मैं जिसकी एडवोकेसी करता हूं, वो मैं करता हूं, यू मस्ट टेक योर विटामिन डी फ्रॉम सन सोर्सेज।
तो आप सन सीकिंग बिहेवियर को अडॉप्ट करिए और सूर्य के प्रकाश में बैठना शुरू करिए। लेकिन एक्सपोजर कैसा हो? एक्सपोजर ऐसा हो जिसको हम बोलते हैं कि सेंसिबल सन एक्सपोजर। ऐसी धूप जो आपको चुभे ना, जिसको बोलते हैं प्रिकली हीट, वो वाली आपको धूप नहीं चाहिए। आप ऐसी धूप जिसको गुनगुनी धूप हो, जिसको आप एंजॉय कर सकें, उस धूप में आप बैठिए और अपने फोरहेड्स को, अपने चीक्स को, अपने फोर आर्म्स को, और अगर आपको लगता है बाहर नहीं निकल सकते तो आप बैल्कनी में जा सकते हैं, आप रूफ टॉप पे जा सकते हैं, या आप पार्क में जा सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने फोर आर्म्स को और अपने चेहरे को एक्सपोज कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट से ही आपको विटामिन डी लेना है, ना आप कुछ ऐसा खाना खा सकते हैं जिससे विटामिन डी मिलती है, ना आप सूर्य के प्रकाश में जा सकते हैं, फिर आपको फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट पे ही बहुत सारे सैचेट्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, च्युइंगम्स आते हैं, उनको आप ले सकते हैं। क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए आप पानी में इसको मत लीजिए। पानी में अगर आप इसे लेंगे तो ये घुलेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट में लेना है। इसको आप योगर्ट्स के थ्रू ले सकते हैं, आइसक्रीम के थ्रू ले सकते हैं, बहुत सारे कस्टर्ड आते हैं उसके थ्रू ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप विटामिन डी का जो भी सैचेट है, कोई भी सैचेट हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो भी सैचेट है उसको आप अपने माउथ में रिंस कर लीजिए, अपनी सलाइवा के साथ में उसको रिंस कर लीजिए, क्योंकि हमारी सलाइवा में फैट होता है। 2 मिनट तक उसको गार्गल करके आप उसको इनहेल कर लीजिए, सॉरी इनगल्फ कर लीजिए। तो विटामिन डी आप सैचेट्स अपनी सलाइवा के थ्रू भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है तो। और मैंने बताया कि हर दिन हमें धूप में बैठना चाहिए, जिससे हमारी होलिस्टिक हेल्थ, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो कॉग्निटिव इंडेक्स है, हमारी जो एजाइलनेस है, जो हमारी शरीर का जो एक सेंस ऑफ वेलबींग है, वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। आप कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी बचे रहेंगे। अच्छा विटामिन डी अपने शरीर में सूर्य के प्रकाश के थ्रू लेकर के आइए। और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि इस कोविड के टाइम पे भी आप अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पीयर ग्रुप को इस बारे में एजुकेट करिए। कुछ लिटरेचर है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हैं, उनको आप पढ़िए कि वाई है। तो आप इन सब चीजों को इंश्योर करिए। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी कुछ प्रश्न है तो अभिषेक जी, अगर कुछ लोग पूछना चाहें तो आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू सर, बहुत ही इसको हम कहेंगे होलिस्टिक प्रेजेंटेशन। और क्योंकि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के साथ से मेडिकल रिसर्चर भी हैं, तो वो एक सामाजिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक सभी पक्षों पर, मुझे खुद इतनी जानकारी नहीं थी विटामिन डी के बारे में। जितना पता था कि हम सब विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, लेकिन ऑपरेशन धूप और 11 सेक का वो जो B1 का इंटेक, फीलिंग ऑफ एजाइल, हाँ थोड़ा बहुत सुना है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलस, आई थिंक आपने जिनका नाम लिया, माइकल होलार्ड का, रिगार्डिंग दिस सिजेरियन ऑपरेशन, ये सब हॉलिक, ये बहुत ही नई इंसाइट्स हैं। सो जैसा कि अपना डिबेट का सेमिनार का ट्रेडिशन है, अगर कोई प्रश्न किसी के पास हो तो डॉक्टर विवेक दीक्षित हमारे साथ हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन भी दे दे, बहुत ही पॉइंटेड संक्षेप में प्रश्न पूछ सकता है। Thank you so much, sir. Now, we will have a question answer session. For that, I will request all the volunteers to kindly drop their questions in the chat box. Sir, it is said that sun exposure without sunscreen can cause skin cancer. Is it true or a myth? And which supplements should we take in case of vitamin D deficiency? Actually, it is not a myth that prolonged skin exposure to the sun, particularly the ultraviolet A rays, basically ultraviolet A rays, maximum ultraviolet A rays absorption in the cancer, in the skin,
can create a propensity and prune a person for the skin cancer. But it is not a myth, but actually we must know the timing and we must know how to expose, what to expose, where to expose, when to expose. जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल आप सन में काम करते हो, या बहुत सारे लोग आज से नहीं जमाने से काम कर रहे हैं, धूप में काम करते हैं, पूरे पूरे दिन काम करते हैं, इतने मजदूर लोग काम करते हैं, तो सारे लोगों को स्किन का कैंसर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है, हमने ऐसा देखा भी नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि अल्ट्रावायलेट ए रेस के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से स्किन कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। मैंने बताया कि अल्ट्रावायलेट बी रेज हमें से हमारा विटामिन डी बनता है, तो हमें सेंसिबल सन एक्सपोजर लेना है। अगर कोई भी धूप है, अगर वो हमें चुभ रही है, तो हमें उस धूप को नहीं लेना है। हमें उस धूप में जाना है जिसमें हमारी परछाई लंबी बने। जिस धूप में हमारी परछाई छोटी बनती है, उस धूप में हमें नहीं जाना है। तो जिस धूप में हमारी परछाई लंबी बनती है, उसमें जाना है, सेंसिबल सन एक्सपोजर लेना है। 5 से 10 मिनट की धूप में अलग अलग, कभी आपने अपनी बैक को एक्सपोज कर दिया, कभी चीक्स को एक्सपोज कर दिया, कभी फोरहेड को एक्सपोज कर दिया, कभी हाथ को एक्सपोज कर दिया, कभी आपने लेग्स को एक्सपोज कर दिया, तो आपको दिन भर का विटामिन डी मिल गया। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यू आर प्रून, यू आर एलर्जिक, आपको सन एलर्जी है, तो आप बिल्कुल भी सनलाइट से मत लीजिए। आप फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं, या आप डाइट के सोर्स के थ्रू ले सकते हैं। और आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अपना मत करिए, आप 5 मिनट का एक्सपोजर करिए, जिसमें कम से कम दिन भर का प्री विटामिन डी आपको मिल जाए। इतना तो हम लोग धूप में थोड़ा बहुत रह ही सकते हैं। सनस्क्रीन अगर आप लेते हैं तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, वो दैट क्रिएट्स एन हिंड्रेंस। अगर आप सन ग्लास के थ्रू लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे कमरे में भी तो धूप आती है, लेकिन वो धूप अगर खिड़कियों के थ्रू आती है, शीशे के थ्रू आती है, तो उसमें विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट आपको कौन से लेने चाहिए? मेरे ख्याल से आप अपने चिकित्सक से इसकी परामर्श करें, आसपास के जो भी चिकित्सक हैं, और सेल्फ ट्रीटमेंट और अनरेगुलेटेड अमाउंट में विटामिन डी लेते ही न चले जाएं। आपको 6 महीने में एक बार अपना विटामिन डी का चेकअप जरूर कराना चाहिए, टू इंश्योर दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय विटामिन डी इन माय ब्लड स्ट्रीम, so that you also get an confidence that okay, I carry this optimal amount of vitamin D in my body, and I must not take vitamin D henceforth at least for 2 weeks time, because it also creates a toxicity in our blood. So if the level of vitamin D in our blood stream is more than 150 nanogram per ml, that creates a vitamin D toxicity. That vitamin D toxicity further leads to tremors, hypercalcemia, and even very serious complications. So आपको जो विटामिन डी का अपना ब्लड स्ट्रीम में टारगेट रखना है, वो लेस देन 100 ही रखना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा लेस देन 70 रखिए, तो ठीक रहेगा। 30 से 70 के बीच में आप अपना विटामिन डी मेंटेन करके चलिए, और एक बार आपका विटामिन डी ऑप्टिमम लेवल पे आ गया, इसकी देखते हुए आप रेगुलर चेकअप, पीरियोडिक चेकअप साल में 2 बार जरूर कराइए, 6-6 महीने। Thank you so much, sir. Next question is, how can we ensure all essential nutrients in our body through a vegetarian diet? Should we have to take food supplements in that case, especially vitamin B12? देखिए, सारे विटामिन्स की तो उपादेयता है, सारे विटामिन्स की हमारी बॉडी में नेसेसिटी है। तो सारे जो अपना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उसको अगर आप देख लीजिए, तो उसमें आपको आरडीए रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एक बॉडी में कितनी है, उसमें कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन्स कितनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, वो सब आरडीए के उसमें लिखा हुआ है। आपको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड के टाइम पे मैं यही बोलूंगा कि आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें केवल कार्ब्स ना हो, जिसमें आप ज्यादा स्टार्व भी मत करिए कि अगर आप कीटो ले रहे हैं या ग्लूटान डाइट पे आप आ गए हैं, जो कि विच बिकम्स ए फैशन दीज डेज, अननेसेसरीली पीपल यूज टू स्टार्व। मैं तो बल्कि आई एम अ प्रो फास्टिंग पर्सन, मैं तो आई यूज टू कीप स्टिल आई डू फास्टिंग वंस इन अ वीक। तो बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ा सा फास्टिंग भी रखना जो है ना, यू हैव टू फ्लश योर बॉडी, यू हैव टू गिव रिलैक्सेशन टू योर सेल्स ऑल्सो। वो ऑटोफेजी होती है, उसमें हमारी सेल्स जो है वो अननेसेसरी ग्लूकोज को वो बाहर निकालती हैं, और आपकी बॉडी मतलब फिर से आप थोड़ा सा रिसाइकिल होते हैं। तो फास्टिंग का बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा डाइट पे मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सारे सीरियल्स हैं, बहुत सारी लिक्विड डाइट्स हैं, एनर्जी बेस्ड फूड लीजिए, लिक्विड फूड्स लीजिए, सेमी सॉलिड लीजिए,
अननेसेसरी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा मत लीजिए, और रेगुलर स्मॉल मील्स लीजिए, क्विक मील्स लीजिए, और एक बार में बहुत ज्यादा मत लीजिए। और फ्रूट्स इंटेक आपकी बॉडी में मस्ट होना चाहिए। आप उस खाने को खाना मत मानिए जिसमें फ्रूट्स ना हो या जिसमें सैलेड्स ना हो। यू मस्ट टेक एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीजनल फ्रूट। अब वो सीजनल फ्रूट जो भी होते हो वो आप लीजिए। मैं पर्टिकुलर किसी फ्रूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपका खाने का जो बल्कि मैं कहूँगा 2/3 जो होना चाहिए आपके खाने का, दैट कंप्राइजेस विद सैलेड एंड फ्रूट्स। Thank you, sir. Our next question is, if vitamin D is deficient, do we need to take medicines for it, or we can increase its level just by the exposure to sun? राइट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि अगर विटामिन डी के जो लेवल्स हैं, अगर वो लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml हैं, जिसको हम सीवियर इनसफिशिएंसी कहते हैं, तो आप उसको डाइट सोर्स से तो कवर अप नहीं कर सकते, आप उसको सन एक्सपोजर से भी कवर अप नहीं कर सकते। लेकिन अगर, क्योंकि आप इफ यू टेक 100 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, दैट विल क्रिएट दैट will increase 1 nanogram per ml in your blood stream. तो अगर आप सीवियर इनसफिशिएंसी है जिसको फार्माकोलॉजिकल आप एक बार बैलेंस कर लेंगे, उसको 30-40 पे लेके आ जाएंगे, उसके बाद फिर आप उसको सन एक्सपोजर और डाइटरी के थ्रू करते रहिए मेंटेन। उसको बोलते हैं स्टॉस थेरेपी। स्टॉस थेरेपी में आपको क्या होता है, लगातार 4 या 5 दिनों तक 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के इंजेक्शंस देने मिलते हैं, या आपको कंटिन्यूअस ओरल सैचेट्स पे रहना पड़ता है। दैट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ योर क्लिनिशियन। आप यू मस्ट विजिट ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और ए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और ए गायनेकोलॉजिस्ट और ए जनरल फिजिशियन कि व्हाट शुड वी डिसाइड। ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका क्लिनिकल एक्सपर्टीज है कि वो आपको किस पे रखना चाहते हैं, इंजेक्टेबल पे रखना चाहते हैं। लेकिन सीवियर इनसफिशिएंसी के केस में तो हमें फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट पे ही स्विच करना होता है। अगर आपका विटामिन डी 20 से 30 के बीच में है या 30 के ऊपर है, तो आप डाइट एंड सन एक्सपोजर के थ्रू उसको मेंटेन कर सकते हैं। So our next question is, how does the level of parathyroid hormones affect our health? पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बेसिकली बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करता है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ पैराथायराइड अगर हमारी बॉडी में आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में विटामिन, हमारी बॉडी में जो विटामिन है और हमारी बॉडी में जो फास्फोरस है, दैट हैज ट्रेमेंडसली बीन क्वाइट लो। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराथायराइड ने उसको मेंटेन करने के लिए एक्सेस अमाउंट में अपना रिलीज करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट कैल्शियम, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट phosphorus in our body. The maximum amount of parathyroid hormone is released to just ensure the balance of calcium and phosphorus in our body. When the excess amount of parathyroid hormone reach to our blood stream, it is poor for our bone health. तो जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। सो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म तो इडियोपैथिक हो सकती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इफ देयर इज अ ट्यूमर इन पैराथायराइड ग्लैंड दैट कॉजेज प्राइमरी hyperparathyroidism, but I am talking about the secondary hyperparathyroidism, which is against the response of the low phosphorus and low calcium in our body. So secondary hyperparathyroidism, if is excess, is very poor to our bone health. उसके लिए you have to maintain the vitamin D in our blood stream. अब मैं आपको बता देता हूँ कि what is the relationship between the vitamin D and PTH. Both are what you can say, both have a complex relationship with each other. When vitamin D is low, the higher amount of parathyroid hormone is there, then the low vitamin D. बहुत सरल Sir, you are not audible. Sorry. We have to maintain vitamin D. Once we maintain vitamin D, our parathyroid hormone will also be normal.
Right, Mansi? Yes, sir. So we have one last question with you. Yes. My question is that my vitamin D in test was found to be 11 ng per ml, and recently I had foot 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 fracture too in Okay. April. So what kind of supplements I can take? Also, till that concentration of vitamin D is considered fair and need to be worried. Okay. So basically ये भी एक बड़ा interesting question है. Vitamin D11, her vitamin D was 11, perhaps if I heard rightly. 11 is considered as a deficiency. And she also had a complaint and she experienced the fracture of foot. So vitamin D अगर हमारी body में कम रहता है, then we are likelihood to develop stress fracture also. मेरा उस पे भी एक पेपर है, एसोसिएशन ऑफ विटामिन डी एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ फुट. उसमें पूरी एल्गोरिदम मैंने उसमें बताई हुई है कि किस तरीके से हमें कब क्या करना चाहिए. बहुत सारे हम फ्लैट सरफेस पे नंगे पांव बेयर फुट अगर हम ज्यादा चलते हैं तो भी हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ फुट एंड एंकल हो सकता है. और विटामिन डी की कमी एक सीवियर रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग of risk fracture, including the other fracture also. I'm talking about the stress fracture. So mechanical load अगर ज्यादा हो जाता है या कोई क्विक इंजरी हो जाती है, particularly in the washroom, तो हमने अक्सर देखा होगा. तो just hold for it. तो ये विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है दैट क्रिएट्स एन ए काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर. तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें टिल शी रीचेस टू द लेवल ऑफ 30 और बियॉन्ड. ट्राई टू मेंटेन इट. उसको आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी साथ में लेते रहें. कैल्शियम सप्लीमेंट 400 एटलीस्ट रिक्वायरमेंट तो 800 मिलीग्राम की है, लेकिन एटलीस्ट 400 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सिट्रेट शी मस्ट टेक. She should also take some pharmacological supplement in order to optimize her vitamin D. And she can, if I'm in orthopedics department, if she require an expert opinion, I can help her. You can ask her to contact me through Abhishek ji. Thank you so much, sir, for the enlightening and informative talk. It was comprehensive and insightful. There was much to learn and explore. Thank you, We Mansi. feel immense. मैं सारे लोगों से कितने, मेरे ख्याल से more than 150 students are Yes, there. sir. एक्टिंग में आप सारे लोगों को इतनी मैंने कॉम्प्लेक्स शायद बातें बताई तो सारे लोगों के चेहरे जो है वो थोड़े से ना सीरियस हो जाते हैं क्लासरूम में जैसे लोग. तो सब Yes, सीरियस. sir. एक छोटा सा शेर मैं कह देता हूँ जो मैंने ऑर्थोपेडिक्स के लिए लिखा है ना, लखनऊ से है. Sure, sir. शायरी बच्चों के चेहरों पे. Am I audible now? Yes, sir, you are audible now. So आईना गर्द गर्द क्यों है, रंग चेहरा सर्द सर्द क्यों? Sir, sorry to interrupt. You are not audible. कि हम सारे लोगों को खूब सारा विटामिन डी लेना चाहिए. मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, इस वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया. कभी आपके पास फिजिकल हम सब लोग मिलेंगे, गपशप करेंगे साथ में क्लासरूम में बैठ के सभी देश बंधु के स्टूडेंट्स के साथ में. अभिषेक जी और सुजीत जी आप लोग बुलाइएगा तो मैं उधर आऊंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, है ना? तो Yes, sir. We feel immense pleasure. If there is any apprehension or a question from the side of students through Abhishek ji and Mansi, you can ping me up. I'll try to answer from either through email or WhatsApp. Sure, sir. Sure, sir. So we feel immense pleasure that we got a chance to listen to such inspiring words from you. We take honor in expressing our gratitude to you for gracing our event. I'm sure all the participants today have a lot to take away with them. So Thank you so much, sir. Pleasure to interact. और आप सभी ने मेरी बात प्रेम और ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी के
परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके मन को रिद्धि मिले, तन को सिद्धि मिले, धन को सिद्धि मिले, व्यापार में खूब सारी उपलब्धि मिले, जीवन में खूब सारी समृद्धि मिले। ऐसा कह के मैं इस प्रार्थना के साथ में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम। Thank you, sir. Now you all are requested to fill the feedback form mentioned in the chat box. I would request Sujit Mishra, our Vice President, to come over and give a vote of thanks. Over to you, Sujit. थैंक यू मानसी। मैं सुजीत मिश्रा, उपाध्यक्ष एनएसएस यूनिट देशबंधु कॉलेज, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं अपने देशबंधु महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनका हमें विशेष सहयोग और समर्थन मिलता रहता है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर विवेक दीक्षित जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आप इतने कम समय में हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किए, और मेरे को लगता नहीं है कि 24 घंटे भी नहीं हुए रिक्वेस्ट को स्वीकार किए हुए, और आप इतने कम समय में हमारे बीच में आए और अपना इतना तेजस्वी और ओजस्वी उद्बोधन हमारे बीच में रखे। इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ विवेक जी। और मैं अपने ऊर्जवान मेहनती प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रवि मिश्रा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिनका हमेशा हमें सहयोग और समर्थन मिलता रहता है। मैं हमारे एनएसएस यूनिट के कन्वीनर डॉक्टर वर्षा भावेजा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने एनएसएस यूनिट के सभी टीचर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जगपाल सर, डॉक्टर आलोक सर, डॉक्टर अभिषेक सर, डॉक्टर आशुतोष सर, डॉक्टर रोबिन सर और डॉक्टर मोनिका मैम जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़े सभी ऊर्जावान हमारे एनएसएस यूनिट के सभी कार्यकर्ताओं का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बिना हमारे कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता है। इस कार्यक्रम में जुड़े देशबंधु महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर और अन्य कॉलेजों के सभी प्रोफेसर्स का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और सफल बनाने के लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं। जी मानसी। Thank you so much, Sujit. Now I would request Sakshi for Kalyan Mantra to give a peaceful end to this event. Over to you, Sakshi. कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much, Sakshi. I also express my heartfelt gratitude to our program officer, Dr. Ruby Mishra ma'am, who has always motivated us to look on the positive side of the story, heading our NSS unit. Her constant hard work, ideas, and commitment has made our college reach tall in its accomplishment. Thank you, ma'am, for all the guidance and support you gave us. I thank all the participants, professors, chief guests, everyone present here for joining this program and making this special event unforgettable. Thank you so much, everyone. You all can leave now. Thank you, Vivek ji. I'm signing off. Thank you.